अजमेर ब्लैकमेल कांड 32 साल बाद 6 दरिंदों को आजीवन कारावास। 100 से अधिक छात्राओं से किया गया था दुष्कर्म और उसमें से 100 में से तो लगभग 6 ने तो उसी टाइम आत्महत्या कर ली थी जिस टाइम ये हुआ था और ये बाहर आया था। बात करते हैं जो आज अखबार के अंदर आई है मेन न्यूज़ हेडिंग पे, और उसको आपने पढ़ा होगा। पढ़ के आप लोगों का दिमाग खराब हो गया होगा, सोचने में मजबूर हो गए हो कि उस टाइम पर 1992 के अंदर 1992 की बात है। उस टाइम पर अपना जन्म भी नहीं हुआ था। उस टाइम पे 100 से अधिक कॉलेज की छात्राएं और स्कूल की छात्राएं, स्कूल लगभग उनकी उम्र बताई जा रही थी 11 से 20 साल तक, उनके साथ एक इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल होता है और उसको सज़ा उनको दिलाने में 32 साल लग चुकी है। और अभी तक तो ये है कि जो आरोपी थे उस टाइम पे, वो तो अखबार में ये न्यूज़ आने के बाद में पुलिस ने कोई इस पे कार्रवाई नहीं की, तो वो इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए और कुछ इसके जो आरोपी थे जिन्होंने साथ मिलके किया था वो विदेश फरार हो चुके थे और अभी तक उनको नहीं पकड़ा है। अभी वो आराम से वहाँ पे ट्रक चला रहे हैं, आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं। ये है अपने जो कानून है जिसमें संशोधन 32 साल पहले हुआ था और अभी तक कितना संशोधन हुआ है वो चीज़ें आप देख रहे हो। कोलकाता के अंदर निर्भया कांड हुआ है, उसको वो उसके अलावा जोधपुर के अंदर अपने राजस्थान के अंदर 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। उसके अलावा तो ऐसे बहुत हैं जो दिन दिन प्रतिदिन लड़कियां हैं जो इसका शोषण का शिकार हो रही है, आवाज़ नहीं उठा पाती है, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, उनको डरा धमका के बैठा दिया जाता है। ये है भारत का जो कानून व्यवस्था है इसमें, जिसमें परिवर्तन करना चाहिए, जिसमें संविधान संशोधन करना चाहिए, जिसमें कठोर नियम बनाने चाहिए, उसमें कोई ध्यान बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। अगर ये जो है कठोर कानून बना देना तो जो संसद है ना उसमें कई सीटें खाली हो सकती है, जो विधानसभाएं हैं राज्य की उनकी सीटें कई खाली हो सकती है। इसी को देखते हुए, इसी को पावर को देखते हुए पैसों की बदौलत ये कानून नहीं बनाते हैं। बात करते हैं जो 1992 के अंदर सेक्स स्कैंडल हुआ था, वो आखिर हुआ कैसे और फिर आया सामने कैसे, क्या था उस टाइम पे ऐसा कि आज भी वहाँ के जो लोग हैं अजमेर, उस टाइम की हकीकत ये थी कि अजमेर के जो रिश्ते थे, अजमेर जो रिश्ते करते थे, अजमेर का अगर कोई नाम ले लेता तो वहाँ रिश्ते नहीं होते थे। इतना कुछ हो गया था, इतना भयानक था वो। कोई लड़की देना पसंद नहीं करता था, कोई लड़की लेना पसंद नहीं करता था वहाँ पे कि क्या पता आप अजमेर से होते हैं। तो कईयों ने तो अपना जो नाम था वो भी वहाँ से रहना बंद कर दिया था, वो बताते नहीं थे कि हम अजमेर से थे, इतना बड़ा था। बात है 1992 के अंदर, और जो गर्ल्स कॉलेज थी, वहाँ की स्कूलें थी, वहाँ पे जाया करते थे और जो कांग्रेस यूथ अध्यक्ष हुआ करते थे फारूक और नसीम चिश्ती, ये दोनों ओपन जिम में जाया करते थे। हकीकत ये थी कि ये वहाँ के स्टूडेंट नहीं थे लेकिन राजनेता थे और यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम पे। तो वो साथ ही वो ओपन जिम में बैठा के ले जाया करते थे, जैसे आजकल अब होता है वैसे वो उस टाइम भी करते थे। और लड़कियों से बातचीत करना, लड़कों से बातचीत करना, उनसे दोस्ती करना, उनसे आगे की जो है कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं वो करा जानकारी करते थे। धीरे धीरे ऐसे ये चलता गया और कुछ लड़कियों से ये फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं और ये शुरुआत होती है 1992 के अंदर। फिर उनसे दोस्ती होने के बाद में वो लेके जाते हैं, इनका फार्म हाउस था फोय सागर जेल के पास में, उनके बड़े भाई का, वहाँ लेके जाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और फिर उसका फ़ोटो बना लेते हैं। बात यह है कि उस टाइम पे डिजिटल कैमरा भी नहीं हुआ करता था और सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे इतना बड़ा उन्होंने कैमरे से फ़ोटो ली और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो इनकी फ्रेंड्स थी उनसे संपर्क किया इन्होंने, उनको बोला, उनको वहाँ पे बुला के उन्होंने फ़ोटो खींची, फ़ोटो बना के उनको क्या किया कि जैसे वो मना करती थी तो ये उनको ब्लैकमेल किया करते थे कि अगर आपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उससे हमारी दोस्ती नहीं करवाई तो हम आपको ये जो फ़ोटो वायरल कर देंगे, आपको जीना नहीं देंगे, आप फिर सोच लो क्या हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे एक से एक बढ़ते गए और फिर वो आगे से आगे लड़कियां जुड़ती गई। और इसमें ये हुआ कि पहले ये 2 थे, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से ये जो लड़के थे ये गिरोह बन चुके थे। अभी तो ये शायद इनकी 55 साल हैं, 60 साल हैं, किसी की 52 है, ऐसे थे। तो उस टाइम पे ये 20-22 साल के या 25 साल के हुआ करते थे। ऐसे ये जोड़ते गए और फिर एक लेके आता था और सब इसके दुष्कर्म करते थे, गैंग रेप किया करते थे ये 1992 के अंदर। फिर ऐसे चलते चलते पता ही नहीं इनको कितनी इन्होंने फ़ोटोज़ बनाई और वो
कैमरे से फ़ोटो लिया करते थे। फिर अगर कोई नहीं तो फिर आगे से आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि ये स्कूल में इन्होंने एंट्री की और स्कूल की लड़कियों को भी इन्होंने अपना शिकार बनाया था। हकीकत ये है। ऐसा चलता गया। अब ये गिरोह पनपता गया आगे से आगे, और ये इन्होंने एक तरह से जो मतलब मानवता होती है, इंसानियत होती है, वो उस टाइम भी ख़त्म थी और आज भी ख़त्म है। हकीकत तो ये है, पुरुष जाति पे एक तरह से ये दब्बा है कि पहले से भी आज भी उससे भी ज़्यादा है। बात करते हैं कि सामने आया कैसे। आने का मैटर ये था कि जो इन्होंने कैमरे से फ़ोटो लेना, आज तो डिजिटल कैमरा है, अपन हाथों हाथ देख लेते हैं। उस टाइम पे डिजिटल कैमरा नहीं हुआ करता था, उसकी नेगेटिव फ़ोटो आया करती थी। अब नेगेटिव फ़ोटो को धुलाने के लिए एक कलर लैब की आवश्यकता होती थी। तो इन्होंने क्या किया, एक अजमेर कलर लैब नाम से शॉप थी, उससे संपर्क किया, उसको दोस्त बनाया। उसको दोस्त बना के, दोस्त नहीं बना तो उसको डराया धमकाया, क्योंकि पावर पे इनको पैसे की वैसे पावर की कमी नहीं थी। कलर लैब का जो मालिक था उसका नाम था पुरुषोत्तम, उससे दोस्ती थी। फिर उसको बताया कि तू ऐसे कर, तो उसने फिर ज़बरदस्ती दोस्ती करके दबाव में उसने फ़ोटो वो दुला के फिर इनको दी। फिर वो फ़ोटो ऐसे दुलाते गए और वो इनको देता था, वो उससे बढ़िया रकम देने लगे। क्या करे, ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि हर चीज़ अति होती है, जो अति होती है वो विनाशकारी होती है। तो ऐसे चलता रहता। अपन भी दोस्त हैं, आपस में दोस्त रहते हैं, तो कभी कभार ऐसे शब्द बोल ही देते हैं कि देख एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख। तो उसने कलर लैब वाले ने क्या किया, वहाँ पे वो दुलाने गए हुए थे, तो उन्होंने जो साथी थे उनको दिखाया, देख फ़ोटो दिखाई जो लड़कियाँ की ले रखी थी उन्होंने, ऐसे अश्लील फ़ोटो है। तो वो देख के कि यार इतना कुछ चल रहा है कि हाँ यार कौन है, यार ये मत पूछ कौन क्या है, तू तो ये देख। ऐसे देखते देखते क्या है कि वो धीरे धीरे मार्केट में, अफवाह क्या होती है, अपने साथ सबके साथ ही होता है, दोस्त का दोस्त एक खास होता है, फिर वो उसको बताया, फिर वो उसको बताते बताते मार्केट में फैल गई ये बातें। लेकिन हकीकत ये थी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको रोक सके। मार्केट में फैलते हुए एक सामान्य नागरिक था, उसको पता चली, उसने देखा भी, उसने पता किया, उसने जाके जर्नलिस्ट था, मीडिया थी, उसको जाके बताई। इस केस के अंदर उजागर करने का श्रेय जो है मीडिया को जाता है। मीडिया ने, जो पत्रकार थे उस टाइम पे, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और उसने बाल की खाल निकालना शुरू कर दी। उसने बताया और उसने बड़े विश्वास के साथ बताया, जो बताया ना जर्नलिस्ट को, कि ऐसा चल रहा है, सेक्स स्कैंडल चल रहा है और ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया, उनके पास कोई फ़ोटो नहीं थी, सिर्फ उन्होंने बोला था मुंह ऐसे जबाने। लेकिन जो पत्रकार थे ना, वो एक से दो हुए, दोनों ने, तीनों ने, उन्होंने छानबीन करना स्टार्ट की और फिर धीरे जाके उसको पकड़ा जो फोटोशॉप था वहाँ पे जाके। फिर उसने एक दो फोटोएं बताई, तब वो उसने दबाव बनाया, तब जाके ये चीज़ें सामने आई। तब जाके फ़ोटो देखने बाद में मीडिया के सामने आया कि नहीं साहब ये तो चल रहा है। फिर मीडिया के अंदर ये न्यूज़ आने लग गई, लेकिन जब तक पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। एक्शन इसलिए नहीं लिया पुलिस ने क्योंकि जो भी इसमें शिकार हुई थी, ज़्यादातर जो लड़कियां थी वो बड़े परिवार से आया करती थी, तो उनके पेरेंट्स को डर लगता था कि नहीं यार। हकीकत ये थी उस टाइम पे कि कई ऐसी लड़कियां थी, उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि अपनी जो बच्ची है उसके साथ इतना कुछ हो चुका है, वो भी इस चीज़ का शिकार हो चुकी है। फिर आगे चलती है जांच, धीरे धीरे अखबार में आने लग गई। अखबार में आई जैसे ही न्यूज़, तो कुछ आरोपी थे इसका मौके का फ़ायदा उठा के विदेश फरार हो जाते हैं। और धीरे धीरे अब उसमें नाम जुड़ते गए जो एक ही समुदाय से आते हैं। ये ज़्यादा चिंता का विषय था उस टाइम पे कि एक समुदाय का आ रहा है, तो हो सकता है कि इसको कम्युनिटी से जोड़ के कुछ विद्रोह हो सकता है। तो इसको देखते हुए पुलिस ने क्या किया, जो उस टाइम पे जो वहाँ के मेयर हुआ करता थे बीजेपी के, उन्होंने उनको संपर्क किया और उन्होंने फिर इसका सहयोग किया इसमें जांच में पत्रकारों के साथ। फिर उन्होंने जयपुर जो बेरू सिंह शेखावत सरकार हुआ करती थी उस टाइम पे, उनको बताया। फिर उन्होंने इस चीज़ में एक्शन ली। हकीकत ये है कि जो पुलिस थी उसने फर्स्ट टाइम पर एफआईआर बना ली थी, लेकिन उसको दर्ज नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबके सब जो एक ही समुदाय के नाम आ रहे थे और एक ही मुजरिम थे इसके अंदर। फिर पुलिस ने अपने दायरा बढ़ाया, थोड़ा लंबा किया उसने, और उसके अंदर जो कलर लैब वाला था ना उसको मुजरिम बनाया। कलर लैब पुरुषोत्तम था, उसको था, उसके साथ एक और था, उसको मुजरिम बनाया। फिर जाके ये सब हुआ। फिर जो ये प्रकरण स्टार्ट हुआ उस टाइम पर जो पुरुषोत्तम था उसने आत्महत्या कर ली थी अपनी। ऐसे आगे चलता गया धीरे धीरे। और जो अब पुलिस, अब आगे क्या हुआ कि जो फोटोज़ थी कुछ को तो जला दिया गया था, जो पुलिस रिकॉर्ड में तो सिर्फ 4 ही आई है सामने। अब धीरे धीरे पुलिस ने भी, पुलिस था, प्रशासन था, वो भी कार्रवाई करने से डर रही थी क्योंकि उसके सामने कोई सबूत नहीं था। हकीकत ये थी कि जो पेरेंट्स थे वो भी डरे हुए थे, सामने कोई लड़कियां आ नहीं रही थी। फिर पुलिस, जो मीडिया थी, उसने सहयोग किया और जो लड़कियां थी फोटोज़ में उनका
एड्रेस देगा, उनको धीरे धीरे संपर्क किया और धीरे धीरे जाके फिर जाके लड़कियां कुछ तैयार हुई, कुछ पेरेंट्स ने मना कर दिया, कुछ ने क्या किया, क्योंकि जब तक सबूत नहीं होता है ना तब तक कुछ भी नहीं कर सकते आप। ऐसे मीडिया में कुछ भी प्रिंट कर दो, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उनको सबूत के तौर पे फिर उन्होंने बताया, क्योंकि पेरेंट्स ने हिम्मत की ऐसे जाके फिर लगभग 30 गवाह थे, उन्होंने 30 लड़कियों ने तैयार हुई और अभी जो वर्तमान में 32 साल बाद में 3 ही लड़कियां रुक पाई थी लास्ट तक, एंड तक, कि लास्ट तक होता है ना कि लास्ट तक जो चलता है 32 साल तक, बाकी सब पीछे हटती गई क्योंकि इतना लंबा है। इन्होंने बार बार ट्रायल ले लिया, चार्जशीट जारी की, फिर बदल गया, फिर ट्रायल ले लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ऐसा इनका चलता गया चलता गया चलता गया और आज जाके जो है 32 साल बाद 6 फांसी तो फिर भी नहीं दी गई है, आज जीवन कारावास दिया गया है। ये है भारत का कानून व्यवस्था, जिसको अपन लचीला बहुत बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं, अपनी इंसानियत होने पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि यार अपन, क्योंकि आप और हम समझ सकते हैं लेकिन जो चीज़ें हैं हर किसी को नहीं समझा सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है कानून से ही डरते हैं लोग, अगर एक के साथ कानून कठोर होगा, अगर वो बुरा उसको कठोर सज़ा देंगे तो उसको देखे और फिर हो सकता है कि जो 5 मुजरिम बनने वाले हो उसमें से एक कम हो जाए कि नहीं यार डर लगते हो। खैर ख़त्म तो नहीं हो सकता ये, लेकिन कम हो सकता है ये चीज़ें, तब हो सकता है जब कठोर कानून व्यवस्था होगी तब। अपन देखते रहते हैं चारों तरफ ये चलता रहता है। तो ये था अजमेर का सेक्स स्कैंडल, जो इस पर एक मूवी भी बन चुकी है अजमेर डायरी के नाम से, और अभी तक तो ये है कि जो आजीवन कारावास हुई थी कुछ मुजरिमों को, वो तो फरार, वो तो सज़ा काट के बाहर घूम रहे हैं। क्या आप ये जो उस टाइम पे जिनके साथ ये दरिंदगी हुई थी उन छात्राओं के साथ, आज उनको ये देखते हैं तो क्या वो न्याय महसूस करते हैं कि नहीं शायद अपने साथ न्याय हुआ है? नहीं साहब, उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि फांसी की सज़ा होनी चाहिए और फांसी की भी तुरंत होनी चाहिए, ऐसे नहीं। एक्ट जो है कार्रवाई होती है हाथों हाथ होनी चाहिए। ये है जो आज अखबार में आई, तब जाके पता चला कि अजमेर के अंदर 1992 के अंदर आपका और मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ये थी अजमेर ब्लैकमेल जो हुआ था उसकी। और अब चारों तरफ आप देख रहे हो, आप कोलकाता देख लो, आप राजस्थान देख लो, हर स्टेट की बात है ये, किसी एक में नहीं बोल सकते अपन कि साहब एक में हो रहा है किसी में नहीं हो रहा, ये हर स्टेट में हो रहा है। और इसमें प्रशासन जो है, कानून व्यवस्था है, उसके साथ साथ तो है ही अपनी खुद की भी जिम्मेदारी है, अपना भी है कि अपन भी ध्यान रखें, अपन खुद का ध्यान रखें कि अपन ऐसा कोई वैसे शब्द ना बोले मुँह से जो किसी लड़की के लिए गलत हो। ऐसा अपन कुछ कार्य ना करें कि अपन खुद को अपन बताएं, अपनी बहन को शर्म आए कि यार भाई तू ऐसा कर सकता है। अगर इतना अपन खुद भी अगर सुधर जाए, खुद भी इंसान पूरा जो है ये सोचे कि नहीं यार, कोई भी कार्य करने से पहले अगर इंसान जो ये सोचे ना कि यार इसका ये जो कर रहे हैं, अगर ये अपन अपने साथ कोई करे तो अपन इसको अपन कर सकते, अपने साथ कोई करे तो इसको सहन कर सकते हैं क्या अपन, अगर ऐसा कुछ सोचे तब तो ये हो सकता है। बाकी सोचने समझने की शक्ति है जो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है अब। और इंसानियत है जो, एजुकेशन भी खूब है लेकिन इंसानियत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है इन चीज़ों को देखते। और जो आज जो आया है ये था मैटर। और बाकी जानकारी कैसी लगी, आप क्या विचार रखते हो, कमेंट ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट